नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, 6 प्रत्याशी हमारे बोलकर खुद के उतार दिए। बताएंगे आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन में अब दरार आ गई है। वहीं पर दोस्तों हमास फ़िलिस्तीन की लड़ाई में हो गई पुतिन की एंट्री। पुतिन ने आपको बताते चले कर दी हमास की मदद। बताएंगे आखिरकार मिस्र के रास्ते से कैसे वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं पुतिन। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। तमाम मुस्लिम देशों ने किया इसराइल का बायकॉट। अब नहीं हो रहा इसराइल के साथ कोई भी जो है यहाँ पर संबंध रखा जाएगा, ना ही आपको बताते चले जो है बिज़नेस का और ना ही जो है दूसरा राजनीतिक। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का हमास और फ़िलिस्तीन पर पहला बयान। राहुल गांधी बोले जिस तरीक़े से फ़िलिस्तीन के गाज़ा के लोगों की जान ली गई है ये मानवता के ख़िलाफ़ है। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव पर भड़के अजय राय, बोले अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, वो और ज़्यादा कैंडिडेट चाहते थे और कांग्रेस सिर्फ 206 सीटें दे रही थी उन्होंने अपने 7 कैंडिडेट उतारे मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर दिया पूरा मामला तेलंगाना में सेट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं पर चाचा शिवपाल का भी कांग्रेस के ऊपर हमला, बोले फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को हमें मजबूत रखना है, इसलिए कांग्रेस अपनी बातों पर कायम रहे। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर ओवैसी ने एक बार फिर से नेतन्याहू को घेरा, कहा नेतन्याहू जालिम है। अब तक जो है यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों कई बच्चों की जान ले चुका है, कई महिलाएं मारी जा चुकी हैं, उसके बाद भी नेतन्याहू रुक नहीं रहा है। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले राहुल गांधी की भविष्यवाणी, तमाम राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। वहीं पर अशोक गहलोत के बयान पर दोस्तों लोग होगा कन्फ्यूज़। अशोक गहलोत बोले मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मतलब साफ है चौथी बार भी वही सीएम पद संभालेंगे। तो तमाम ख़बरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई जो है यहाँ पर नेतन्याहू की मुसीबत। आपको बताते चले बुरी तरीके से फंसे। दरअसल पहली बार राहुल गांधी ने भी दोस्तों नेतन्याहू की आलोचना कर दी है। राहुल गांधी ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि जो फ़िलिस्तीन यानी कि जो गाज़ा के लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से गाज़ा में महिलाएं और बच्चों को मारा जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि ये मानवता के ख़िलाफ़ है। राहुल ने कहा कि हम देख रहे हैं किस तरीके से गाज़ा में मासूम लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए ख़तरा है। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से इन लोगों के साथ नरसंहार हुआ है इसको रोकना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम उसकी भी आलोचना करते हैं जो हमास ने इजराइल के बेकसूर लोगों के साथ किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमास ने इजराइल के बेकसूर लोगों पर जो हमला किया था उससे कई लोगों की जान चली गई थी, ये भी गलत है। राहुल ने कहा हम इसकी भी आलोचना करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए और जल्द से जल्द इजराइल और उसकी लड़ाई फ़िलिस्तीन की रुकवाना चाहिए हमास की। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल एक म्यूज़िक कॉन्सेप्ट था जिस दिन हमास ने हमला किया था, उस हमले के बाद से ही इजराइल लगातार मासूम लोगों को मार रहा है। देखिए अगर हमास ने हमला किया, वहाँ के आतंकवादियों ने हमला किया तो आप उनको ख़त्म करो, लेकिन ये क्या दोस्तों आपके हमास के बजाय आप जो है मासूम लोगों को मार रहा हो। आपने हॉस्पिटल पर ही बम गिरा डाला जिसके कारण 500 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं दोस्तों, वहाँ पर लगातार इसी तरीके के काम हो रहे हैं। आप तो बता दूँ इस चीज़ को राहुल गांधी ने साफ विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी हिंसा के ख़िलाफ़ हैं, हम इस चीज़ का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा इस चीज़ को रोकना चाहिए और दोस्तों यकीन मानिए इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पर रोक लगेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ क्लियर स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि फ़िलहाल आप भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश और कांग्रेस में चल गई तीखी बहस, क्या इंडिया गठबंधन में आ गई है दरार।
दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस और अखिलेश आपस में ही भिड़ गए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भिड़त। आपको बताते चले अखिलेश यादव मध्य प्रदेश लिस्ट को लेकर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कांग्रेस से। कमलनाथ ने भी कहा था कि हमें हमारी भी वो देखना पड़ेगी कि हम कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, वरना हम फिर गठबंधन मतलब इसमें विधानसभा में नहीं होगा। और दोस्तों ये गठबंधन में मेन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, ना कि विधानसभा के लिए, लेकिन फिर भी विधानसभा में भी कांग्रेस ये निभा रही है। आपको बताते चले अजय राय कई दिनों से ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव को घोसी सीट जिताने में हमारा पूरा हाथ है, और ये बात झूठ भी नहीं है दोस्तों, ये बात सच है, वरना अब तक अखिलेश यादव सिर्फ चुनाव हार रहे थे जितने भी उपचुनाव हो रहे थे। ऐसे में अब कल अखिलेश यादव ने जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, उसने हमें रात के 1 बजे तक मध्य प्रदेश में बिठाए रखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने हमसे बात की कि हम कहाँ पर मजबूत हैं, कहाँ पर हम सीटें जीत सकते हैं। तो अखिलेश ने बताया कभी हम यहाँ 5 सीटें जीते हैं, कभी 2 सीटें जीते हैं, तो 6 सीटों पर कुल मिलाकर बात चल रही थी। ऐसे में बात न बनने के कारण उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी बात नहीं बनी, तो अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी 7 प्रत्याशियों को जो है उतार दिया मध्य प्रदेश में। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि अखिलेश यादव ने वो जो 7 प्रत्याशी उतारे दोस्तों, वो क्यों उतारे? क्योंकि आपको बता दें अखिलेश का कहना है कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, वो हमें जिन सीटों कह रही थी कि हम यहाँ पर आपको प्रत्याशी उतारने देंगे, उसने वहाँ पर भी अपने ही प्रत्याशी उतार दिए थे 6। जबकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अखिलेश 6 से ज़्यादा सीटें चाहते थे, तभी तो उन्होंने हमारा नाम घोषित करने से पहले ही 7 प्रत्याशी उतार डाले। यही कारण है दोस्तों कि अखिलेश यादव और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई, जहाँ एक तरफ अजय राय लगातार समाजवादी पार्टी को घेरने में लगे अखिलेश को, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी दरार आ रही है। कुछ लोग तो ये तक उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार का प्रेम फिर से जाग उठा, वो बीजेपी के साथ है। मतलब अजीब और गरीब बयान। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नेतन्याहू की बढ़ गई मुश्किलें, 27 टन मानवीय सहायता भेजेगा रूस। आपको बताते चले दोस्तों मिस्र के ज़रिए, मिस्र के रास्ते पर जो है यहाँ पर रूस ने ख़ास करके फ़िलिस्तीनियों के लिए, हमास के लिए अपनी जो है मदद भेज दी है। दरअसल आपको बता दें हमास के लोगों के लिए पानी खाना सब कुछ बंद कर दिया गया है। इजराइल के द्वारा ये सब कुछ बंद करने पर लोगों में काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर चीज़ें वो हो गई, क्योंकि वहाँ पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इजराइल कहता है कि हम भैया खाना पानी सब बंद कर रहे हैं, तो क्या हमास में सिर्फ दोस्तों वही लोग रहते हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई? वो भी तो रहते हैं जिनका विचार होगा इस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम फ़िलिस्तीन हो, हमास हो या गाज़ा हो दोस्तों। लेकिन लगातार आपको बताते चलें जो इजराइल है उसने खाना पानी सब बंद कर दिया है, जिसके बाद आपको बता दें अब पुतिन इस लड़ाई में कूद पड़े। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो है वो 27 टन मानवीय सहायता भेजी है, और ये सहायता रूस के जो है मिस्र के रास्ते से भेजी गई है। आपको बताते चलें उन्होंने सीधे इजराइल को घेर लिया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने साफ कहा कि फ़िलहाल हम वहाँ की मदद करेंगे, और इसीलिए आपको बताते चले 27 टन जो है यहाँ पर मानवीय सहायता भेजी गई है तमाम एरोप्लेन से। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब रूस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष की, क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इजराइल के इस आतंकवादी रुख का, मुझे नहीं लगता कि वो लोग सही हैं। क्योंकि अगर आप सच्चाई को सपोर्ट करते हो तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त रूस कर क्या रहा है, कैसे वहाँ के मासूम लोग की जानें वो ले रहा है। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल को मुस्लिम देश ही सबक सिखाएंगे, तमाम लोग जब एकजुट हो जाएंगे। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अशोक गहलोत बोले मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल दोस्तों सबको पता है कि चौथी बार भी सीएम अकेले वही बनेंगे अशोक गहलोत, क्योंकि कांग्रेस अगर जीतती है तो अशोक गहलोत ही सीएम पद संभालेंगे। और देखा जाए तो कांग्रेस का पल्ला भारी भी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह। ऐसे में अब देखना ये कि क्या सच में ये आंकड़े वही बैठेंगे जो हर बार रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है। ऐसे में अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि क्या आपकी बार भी आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे सबसे पहली बार सोनिया गांधी जी ने चुना था, उन्होंने मुझ में कुछ देखा था जब भी मुझे चुना, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये पद संभालना मेरी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा और इनसे ही जुड़ा रहूँगा, यहीं रहना चाहता हूँ। यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से ये कयास लगाए जाने वाला लगे कि अशोक गहलोत ने अभी से ये दावा ठोक दिया कि वही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, और ये बात सच भी है कि वही उम्मीदवार होंगे, वही सीएम होंगे। लेकिन दोस्तों सचिन पायलट को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि सचिन पायलट संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने एक बार कांग्रेस को धोखा दे दिया है, कांग्रेस इस बात का ध्यान रखे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों सचिन पायलट बहुत चालाक है, अगर उसको दोबारा मौका मिल जाए तो वो कांग्रेस को की सरकार गिराकर सिंधिया की तरह खेल कर सकता है। इसीलिए सचिन पायलट के ऊपर उतना ही भरोसा करना चाहिए कांग्रेस को जितना वो कर सकती है। मतलब इतनी पावर भी नहीं देना चाहिए कि सचिन पायलट के पास इतनी पावर हो कि वो सरकार गिरा दे या मंत्रियों को अपने साथ कर ले, क्योंकि एक चीज़ साफ दिखाई दे रही, पिछली बार जो सचिन पायलट ने किया था उसके बाद तो लोगों को पता चल ही गया था अशोक गहलोत ने, क्योंकि फ़ोन टैपिंग वगैरह कराई थी तो उन्हें पता था कि ये क्या करने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। चाचा शिवपाल ने समर्थन, शिवपाल बोले कांग्रेस को जो है इंडिया गठबंधन का मान रखना चाहिए क्योंकि ये गठबंधन को हमें मजबूती से आगे लेके चलना है। दरअसल दोस्तों अभी तो विधानसभा चुनाव ही शुरू हुए हैं, ऐसे में पार्टियों में दरार पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें सारी पार्टियों को पता है मेन ये लोकसभा का है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात कही कि अगर हमें पता होता कि सिर्फ ये लोकसभा के लिए तो फिर हम सोचते, हम बात भी नहीं करते कांग्रेस वालों से, फिर हम सोच के जवाब देते। लेकिन दोस्तों आप समझिए अखिलेश यादव शायद भूल गए कि घोसी का चुनाव जिताने में उन्हें एक बड़ा हाथ कांग्रेस का है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर ऐसा रुख दिखाएंगे तो बीजेपी ने दोस्तों बार बार हराएगी और पटकनी भी देगी, क्योंकि अखिलेश यादव अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि वो अपने बल पर चुनाव लड़ लें और जीत भी जाएं। हमने देखा कितनी बार विधानसभा वो चुनाव हुए, उपचुनाव, उन सारे चुनाव में अखिलेश हार जाते थे, लेकिन पहली बार जब घोसी में विपक्ष ने सहारा दिया तो कहीं ना कहीं अखिलेश को जीत भी मिली। ऐसे में अब सिर्फ मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर ही ये बवाल हुआ। हालांकि ज़्यादा बड़ा बवाल नहीं है, ये समझ जाएगा क्योंकि शिवपाल ने भी, चाचा शिवपाल ने भी कहा कि फ़िलहाल इस गठबंधन को मजबूती से आगे लेकर चलना है ताकि हम लोकसभा के चुनाव जीत पाएँ, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। विधानसभा के चुनाव के बाद डायरेक्ट अब लोकसभा की ही बारी है। ऐसे में अब की बार कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, वो नहीं चाहती कि देश में अब बीजेपी की सरकार और रहे और देश को ख़त्म करने का काम करे। पूरे देश भर में दोस्तों कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी ने तो संकेत भी दे दिए कि जिन लोगों की फाइलें दबी हुई हैं अब उनके सारे काले चिट्ठे निकलेंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी, और उन सबको दोस्तों बीजेपी के वो तमाम नेता जेल जाएंगे जिन जिनने घोटाले कर रखे, ये तो साफ हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें, तमाम मुस्लिम देश ने कर दिया है इजराइल को बायकॉट। दरअसल आपको बताते चले लगातार इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, और इजराइल की मुश्किलें बढ़ने का कारण ये कि जो 57 मुस्लिम देश OIC का संगठन है उसने कहीं ना कहीं जो है दोस्तों एक तरीके से हमला बोल दिया है। देश OIC के संगठन ने साफ कहा है कि अपना कोई राजनीतिक और ना ही कोई बिजनेस के तौर पर इजराइल से संबंध रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के साथ कोई संबंध रखता है या फिर राजनीतिक या फिर बिजनेस के रूप से तो उसको भी संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें मुसीबत तब बढ़ गई जो है नेतन्याहू की, जब मासूम लोगों के ऊपर बम गिरा दिया गया। बताया जाता है इस हॉस्पिटल को उड़ाने में नेतन्याहू का ही हाथ है और उसने बहाना ले रखा है, एक एक कर वो जो है यहाँ पर दोस्तों मासूम लोगों को मार रहा है। इसी के कारण आपको बता दें सबसे बड़ा धक्का जो है वो ईरान से लगा है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया था कि अमेरिका और नेतन्याहू मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर वहाँ के मासूम लोगों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर हमले कर रहा है। हालांकि दोस्तों जैसे कि हमने कहा ईरान पीछे से मदद करता है ये माना जाता है, लेकिन एक चीज़ और साफ़ है, ईरान को घेरने के लिए इस बार ज़बरदस्त तरीके के जो है यहाँ पर प्लान भी बना रखा है, क्योंकि ईरान को घेरना चाहता है इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से ईरान को भी अपने निशाने पर ले ले। लेकिन आपको बता दें ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा इजराइल, क्योंकि इस वक्त काफ़ी मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि फ़िलहाल वो उन लोगों की मदद करें, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए
जो भी करना पड़े करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये देश के लिए ख़तरनाक है। इस लड़ाई को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न आप देख चुके हो। मैंने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल इस लड़ाई को रोकने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो है इजराइल को। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। संजय रावत ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। संजय रावत बोले फ़िलहाल जितने भी लोग ईडी सीबीआई की शिकस्त में वो सब बीजेपी की राजनीति का शिकार हैं। आपको बताते चले संजय रावत का कहना है सिर्फ विपक्ष पर ही ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जबकि बीजेपी एक हमास जैसा ही आतंकवादी संगठन है जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है। उन्होंने कहा हमास जैसे एक आतंकवादी संगठन है वैसे ही बीजेपी भी एक आतंकवादी संगठन है। उन्होंने कहा इनका आतंकवाद ईडी और सीबीआई की तरह है। वो लोग मासूम लोगों के ऊपर जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनके ऊपर छापे पड़वाते हैं और सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं। देखिए दोस्तों ये तो खैर मैं 100% कह सकता हूँ उससे कि कोई भी एक भी नेता ईमानदार तो नहीं होता है। सब ने कुछ ना कुछ घोटाले तो कर रखे हैं, थोड़े बहुत सभी करते हैं, इस बात को तो आप भी मानते होंगे, लेकिन छोटे मोटे चलते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई की कार्रवाई दोस्तों सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों होती है? क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं? बीजेपी के तमाम नेताओं की संपत्तियां 10-10 गुना बढ़ गई हैं, 4-4 गुना बढ़ गई हैं, 5-5 गुना बढ़ गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। उनके ऊपर कार्रवाई तब होगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। और यकीन मानिए इन सब की पोलें खुलेंगी जो अभी बीजेपी का साथ देते हैं और जो बीजेपी के लिए झंडा उठाकर चलते हैं। इन सब की जो संपत्तियां बढ़ रही हैं कांग्रेस ही इनको लपेटे में लेगी। और आने वाले समय में जिन लोगों ने जिसको जेल डालकर में बहुत मज़ा आया है वो लोग ख़ुद भी जब जेल में जाएंगे दोस्तों तब मज़ा आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे को भेजना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद के ऊपर वो कार्रवाई होती है तो इंसान कहता है मैं तो भैया कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत संत आदमी हूँ। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले हमारी बात नहीं बनी अखिलेश यादव से, इसलिए हमने उतारे अपने प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव पूरी 6 से ज़्यादा सीटें मांग रहे थे बताया जा रहा है, लेकिन कमलनाथ 6 से ज़्यादा सीटें देने नहीं चाहती थी कांग्रेस। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने 7 प्रत्याशी उतार दिए कांग्रेस की लिस्ट से पहले ही। अब अखिलेश जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे वादा किया कि हम 6 प्रत्याशी देंगे आपको, और फिर खुद ने ही उतार दिए उनके 6 प्रत्याशी। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि फ़िलहाल अखिलेश यादव एक चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा है कि मेन अभी विधानसभा नहीं लोकसभा में बीजेपी को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अखिलेश को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। अगर वो सच में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी हट जाए, देश से हट जाए, एक बार देश से बीजेपी हटी तो उत्तर प्रदेश से हटने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ दोस्तों बीजेपी मदद कर रही है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की केंद्र में रहकर। ये लोग आधी से ज़्यादा मदद तो केंद्र में रहकर ही करते हैं, क्योंकि अगर केंद्र की में बीजेपी नहीं होती दोस्तों तो अब तक योगी की सरकार गिर गई होती, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम तो हुआ नहीं है। ये आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में क्या चल रहा है, कोई पूछे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमें कुछ काम दिखाई क्यों नहीं देता? मध्य प्रदेश में हो ये तमाम राज्य हैं, ये आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी कुछ नहीं किया बीजेपी ने, और तमाम जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर लोग कैसे परेशान हैं ये आप देख ही रहे हैं। सिर्फ बीजेपी वादे करती है, उन वादों को निभाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले समय में जनता ही बीजेपी को सबक सिखाएगी, क्योंकि इस बार जनता ने सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। और ये देश के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है। और इन चीज़ों पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। फ़िलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे